यहाँ हम लोग सर्कुलर मोशन पर विचार करेंगे। तो सर्कुलर मोशन में है क्या चीज़ कि व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ देन द मोशन डू सो डिस्क्राइब्ड इज द सर्कुलर मोशन। जब कोई पिंड वृत्ति पथ पर चलता है तो हम कहते हैं कि वह वृत्ति गति में है। हम सर्कुलर मोशन में ये देखेंगे कि व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन ए हेयर कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई पिंड अचर कोणीय वेग से किसी वृत्ति पथ पर गति करती है तो उस गति के बारे में विचार करेंगे और तब हम यहाँ पर देखते हैं कि ए और बी दो बिंदु, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। इन दो बिंदुओं पर विचार करते हैं तो ए से बी जाने में माना कि टी समय लगता है और हम ए पर वेलोसिटी इसका भी है कि इन दो बिंदुओं के बीच जो कोणीय विस्थापन हुआ केंद्र पर थीटा है। यहाँ पर देखते हैं कि दो कंपोनेंट हुआ, एक कंपोनेंट है भी साइन थीटा जो कि केंद्र के ठीक बाहर की ओर लग रहा है। दूसरा कंपोनेंट हम देखते हैं भी कॉस थीटा जो इसके बी बिंदु पर इसके टेंजेंट स्पर्श रेखा के अनुदिश लगता है। तो यहाँ दो कंपोनेंट हम लोग देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो दूसरा कंपोनेंट है वह भी कॉस थीटा। अगर ए और बी बिंदु को बहुत ही सन्निकट मान लिया जाए यानी थीटा टेंस टू 0 तो कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में देखते हैं भी बराबर भी, मतलब किसी प्रकार का भी में परिवर्तन नहीं हुआ। जो वेलोसिटी ए पर है वही वेलोसिटी बी पर है, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। अब दूसरा देखते हैं हम कि जो केंद्र के बाहर की ओर लगता है भी साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा बटे थीटा, साइन थीटा बटे थीटा, और लिमिट क्या है कि थीटा टेंस टू 0 हो जाता है, मतलब बहुत अल्प कोणीय विस्थापन के लेते तो ये 1 हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि साइन थीटा जो है वह थीटा के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो गया भी साइन थीटा बराबर भी थीटा के बराबर हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन यहाँ पर देखते हैं जो केंद्र के बाहर की ओर लगता है उसमें होता है, जो स्पर्श रेखा की दिशा में होता है उसमें नहीं होता है। तो वेग में जब परिवर्तन होगा तो त्वरण की उत्पत्ति होगी, सब जानते हैं। तो अब हम त्वरण की जो उत्पत्ति होती है हम देखते हैं किस दिशा में होते हैं, जो केंद्र के बाहर की ओर लगता है। तो ये भी थीटा केंद्र के बाहर की ओर वेग में परिवर्तन हुआ। अब वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्वरण वेग परिवर्तन की दर भी थीटा बटे थीटा है ना, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और इस प्रकार से थीटा बटे टी ओमेगा होता है, थीटा बटे टी बराबर क्या होता है, ओमेगा होता है। तो यहाँ पर थीटा बटे टी का मान हम बैठा दिए।
तो ये वेग परिवर्तन की दर ओमेगा टी होगी, सॉरी वेग परिवर्तन की दर कितना हो गया, जब यहाँ पर मान थीटा का मान बैठा देंगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर मान बैठा दिया थीटा का ओमेगा टी, तो भी ओमेगा टी बटे टी हो गया, और यहाँ पर टी टी कट गया तो भी ओमेगा हो गया। और ओमेगा बराबर हम एंगुलर वेलोसिटी में बता चुके हैं कि ओमेगा भी बटे आर होता है। तो अब मान बैठा देते हैं यहाँ पर ओमेगा का मान, तो भी बटे आर यहाँ पर बैठा दिया तो कितना हो, भी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, देखिए फिर से चलते हैं कि वेग परिवर्तन की दर भी थीटा बटे टी हुआ। अब इसका मान ओमेगा होता है तो ये भी ओमेगा के बराबर हो गया। अब ओमेगा बराबर क्या होता है, भी बटे आर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। यही बाहर की ओर त्वरण हो गया, मतलब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ये क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो याद रखिएगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो है भी स्क्वायर बटे आर हुआ। अब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जब निकल गया तो एक्सेलरेशन को मास से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास गुना एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा स्वाभाविक तौर से। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और गुना मास, तो यहाँ पर एम भी स्क्वायर बटे आर, ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब रही बात सेंट्रीपेटल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को चूँकि एक्सेलरेशन बाहर केंद्र के बाहर की ओर लग रहा है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल इसको हिंदी में कहते हैं। अपकेंद्रीय बल ये हमेशा केंद्र के बाहर की ओर लगेगा, और केंद्र के बाहर की ओर कितना लगेगा, तो एम भी स्क्वायर, फिर से लिखते हैं कितना लगेगा, बाहर की ओर ये वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, तो बाहर की ओर कितना लगता है, एम भी स्क्वायर बटे आर, इतना बाहर की ओर लगेगा। अब चूँकि बाहर की ओर नहीं भाग रहा है, हम देख रहे हैं कि यह अनवरत रूप से स्वतंत्र रूप से कंटिन्यूसली मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ पर इसका मतलब कि इसको बैलेंस करने वाला कोई एक बल है जो इसके विपरीत दिशा में, बाहर के विपरीत दिशा में लगता है। तो यही बल जो बाहर के विपरीत दिशा में लगता है तो केंद्र की दिशा में लगेगा, तो यही बल जो केंद्र की ओर लगता है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, अब अभी केंद्रीय बल कहते हैं। और इसका केवल दिशा चेंज होता है, परिमाण में दोनों का मान सेम होता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स का मान बराबर होता है। यहाँ हम देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की चर्चा कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर के रूप में। अब दूसरी चर्चा करेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स चला आया, लेकिन दोनों जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही लिखा गया है। चलिए इसको सेंट्रीपेटल फोर्स के रूप में हम लोग देखेंगे। हम अब क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन क्या है।
तो हम लोग देखते हैं अनुभव के तौर से, जब नहीं भी पढ़े रहते हैं या जो नहीं भी पढ़ा रहता है और साइकिल चलाता है, हम देखते हैं कि जब वह मोड़ से गुजरता है तो स्वभावतः अपनी साइकिल को झुका लेता है मोड़ के केंद्र की ओर। ऐसा क्यों होता, कभी सोचे हैं? साइकिल को सीधा रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो स्पर्श रेखा की दिशा में डाइवर्ट होकर के बाहर की ओर फेंका सकता है। या जनरली हम कह सकते हैं कि मोड़ पर थोड़ा सा चाल धीमी कर लेते हैं, मतलब भी कम कर लेते हैं, तो mv²/r कम, मतलब बाहर की ओर बल कम लगता है और साइकिल फेंकाता नहीं। तो अब यहाँ पर चलेंगे कि साइकिल कितना कोण से झुका लेगा। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, यहाँ इस दिशा में हम मान लें कि साइकिल झुका लिया मोड़ पर, ठीक है। ये मान लें कि ये OC की दिशा है, इस दिशा में साइकिल को झुका लिया और वह कितना ऊर्ध्वाधर से, मतलब वर्टिकल से थीटा कोण बनाया। ये झुकाया और ये वर्टिकल से कितना कोण बनाया, थीटा कोण बनाया। यही साइकिल है। अब क्या होता है कि मान लें कि साइकिल यहाँ पर पूरे साइकिल सवार साइकिल का केंद्र जो है इस बिंदु पर है, तो ये बाहर की ओर एक बल लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, यही फोर्स लगेगा, ठीक है। और एक फोर्स जो है वो हमेशा अनवरत रूप से लगते रहता है, आप चाहे स्थिर हो चाहे गति में हो, वो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे ऊर्ध्वाधरतः वर्टिकली डाउनवर्ड mg, ठीक है। अब दोनों के कारण यहाँ पर टॉर्क देखेंगे, ये mv चलिए इसको अच्छी तरह से हम लोग बना लें। ये बड़ा पिक्चर में बनाते हैं, ये है ये थीटा है, इधर की ओर mv²/r लग रहा है, और इसके कारण जो टॉर्क लगेगा यहाँ से O और A के बीच की दूरी, तो mv²/O गुना OA, ठीक है, जो कि वो चाहेगा कि इधर ऐसे घुमा दें। और एक टॉर्क लगेगा, उसको पहले को मिटा देते हैं। एक टॉर्क लगता है mg, वो कितना लगता है, वह OB, वो चाहता है mg गुना OB, इतना बल, तो चाहता है कि इसको इधर की ओर घुमा दें। तो जो उधर की ओर घुमाने वाला था और जो इधर, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देता है, और काउंटर बैलेंस करने की स्थिति में क्या हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम लागू होगा, एक दूसरे के बराबर लेकिन दिशा विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर वही काउंटर बैलेंस की स्थिति में हम लोगों ने ये देखा कि mv² गुना OA और mg गुना OC। तो अब इसको सॉल्व करते चले जाते हैं, तो हम आगे की ओर बढ़ते गए, तो हम देखते हैं कि v²/rj बराबर tan थीटा के बराबर। तो ये एक एक्सप्रेशन निकला कि अगर जो झुकाव है उसका टेंजेंट कितना होता है, उस झुकाव का टेंजेंट, द tan थीटा ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। तो ये एक फार्मूला निकला जो कि हम वहाँ पर गणना कर सकते हैं कि साइकिल सवार ऊर्ध्वाधरता से कितना झुकेगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसकी उस पथ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये निर्भर करता है। आप देखे होंगे कि
रोड जो है वह जहाँ पर मोड़ होता है केंद्र की ओर थोड़ा सा झुकी रहती है ना, उसी को कहते हैं व्हाई द रोड इज मेड बैंक्ड एट द टर्निंग। मोड़ पर क्यों झुकाव हुआ रहता है, क्या बता सकते हैं आप? तो यहाँ पर है क्या कि हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी वाहन मोड़ से गुजरती है तो क्या होता है कि वह केंद्र की ओर झुक जाती है। अब 2 चक्का वाहन है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ये सब तो अपने आप को झुका लेगा, लेकिन 4 व्हीलर जो है या उससे अधिक चक्के वाला वो अपने आप को कैसे केंद्र की ओर झुकाएगा? तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर क्या हो सकता है, मतलब वाहन पलटने की संभावना बढ़ जाती है। तो सुरक्षित रूप से उस मोड़ से गुजरने के लिए क्या करता है, एक निश्चित झुकाव बना दिया जाता है और वहाँ पर स्पीड कंट्रोल का बोर्ड भी लगा देता है कि मैक्सिमम स्पीड इतना है, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के रूप में दिए हैं, ठीक है। ये आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिएगा तो वो आपका क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। क्रीम सेपरेटर कैसे काम करता है? तो स्वाभाविक सी बात है, मिल्क में, दूध में आप लोग देखे होंगे कि दूध से बहुत मतलब घी भी निकलता है, मक्खन भी निकलता है, दूध से बहुत चीज़ बनता है, ठीक है। अच्छा, दूध में क्या साधारण तौर से दिखाई देता है कि इसमें मक्खन है, इसमें छाछ है? नहीं दिखाई देता है। हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं देखने के लिए। मथनी एक विशेष प्रकार का जो है, जैसे दलघुटनी होता है, आप लोग अगर रसोई में जाते होंगे तो देखते होंगे कि दाल को पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाने के लिए एक विशेष यंत्र होता है, दलघुटनी कहते हैं, वही उसी को हम मथनी भी कहते हैं। तो उसी मथनी से हम क्या करते हैं, अब तो इलेक्ट्रिक से चलने वाले मथनी बन गया जो कि काम करने में आसान होता है, उसको दूध में चलाते हैं तो मक्खन स्वतः निकल आता है। होता क्या है कि मक्खन हल्का होता है और बाकी मटेरियल उसका भारी होता है। तो हल्का मतलब मास कम, भारी मतलब मास ज़्यादा, यहाँ पर जनरली सेंस यही होता है। अब दोनों पर सोचिए, mv²/r बल लगेगा तो मक्खन पर कम बल लगेगा और दूध पर अलग। तो यानी एक ही समय मक्खन और दूध पर अलग अलग बल लग रहा है, ठीक है। यानी एक आदमी एक दोस्त को उधर खींच रहा है विपरीत दिशा में, दूसरा दोस्त विपरीत, तो दोनों को क्या सेपरेट होगा ही। तो उसी तरह से मक्खन और दूध सेपरेट हो जाता है। मक्खन हल्का होने के कारण देखिए कि मथनी के केंद्र मतलब डंठल के निकट, मतलब घूर्णन जो गति होती है, जो उसका गति पथ होता है, उसके केंद्र पर वो जमा हो जाता है। तो इस तरह से सेपरेटर काम करता है। यहाँ पर उसी के बारे में बतलाया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम ये मशीन में देखते हैं कि कपड़ा धुलता भी है, कपड़ा सूखता है। आप देखिएगा कि कप भींगा हुआ कपड़ा है, उसको हाथ से क्या करते हैं, झटका देते हैं, मतलब सर्कुलर मोशन देते हैं। तो सर्कुलर मोशन देते हैं, जो चिपकू पानी रहता है, जो उसके साथ चिपका रहता है, उसमें वही अगर उसकी मात्रा m है, v वेलोसिटी है, हम घूर्णन त्रिज्या r देते हैं तो mv²/r उस पर एक बल लगता है। तो वो क्या होता है कि कपड़े से अलग करने का बल है, वो बाहर के सर्कुलर मोशन देते हैं तो केंद्र के बाहर की ओर
उस प्रत्येक जलकण पर लगता है और बाहर की ओर फेंकाता है। तो देखिएगा जब कपड़ा को झाड़िएगा तो सामने वाले व्यक्ति को छींटा पड़ेगा, कहेगा ए मत झाड़ो। कहने का मतलब ये है कि वो सर्कुलर गति में अब केंद्रीय बल लगा, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है, वो कण सेपरेट हो जाता है। हम लोग प्रकृति विज्ञान में को यहाँ पर देखते हैं, भौतिक विज्ञान को, जो भौतिक चीज़ में स्वतः होता नहीं भी पढ़ते तब भी हम लोग करते हैं, है ना। कपड़े को झाड़ते हैं, पानी को सुखाते हैं, तो वही प्रक्रिया क्या होता है मशीन में होता है। जब भींगा हुआ कपड़ा रहता है उसको सर्कुलर मोशन दे दिया जाता है तो वो कपड़ा क्या होता है कि एक हद तक सूख जाता है, पानी सब निकल जाता है। तो यहाँ पर मतलब क्लोथ ड्रायर कपड़ा सुखाने वाले मशीन जो होता है वह सर्कुलर मोशन का सहारा लेकर के ही ये काम करता है, जो कि इसमें क्वेश्चन आंसर के रूप में बना दिए हैं। ये सर्कुलर मतलब मोशन पर ही आधारित, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ही आधारित जो है सेंट्रीफ्यूगल मशीन भी काम करता है। ये सब एप्लीकेशन है सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का।